तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और हमेशा की ग्रेजुएशन में कहता हूँ, पूछता हूँ आपसे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, तो जिस तरह मिनी मैराथन का जो हमारा जो सीरीज चल रहा है डे बाई डे, आज उसी मिनी मैराथन सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम बात करेंगे जीकअप एंट्रेंस पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस ग्रुप बी और ग्रुप सी के सिलेबस के बारे में, कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आने वाले अपकमिंग जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो जो क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या उससे जैसे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस मिनी मैराथन को। तो मैं मोहम्मद सोहेल स्वागत करता हूं आप सबका आपसे अपने यूट्यूब चैनल लेट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसे कि हमने कहा कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जिस पर हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो डिस्कशन हमारा होने वाला है ग्रुप बी। ग्रुप ए पे कल हमने बात की थी, और ग्रुप सी। ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो जैसे ग्रुप ए में हमने बात की थी कि बेसिकली जो 10th के बेस पर जो ग्रुप ए हमारा है, अगर बेसिकली हम देखें तो हमने बात की थी कि उसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब अगर ग्रुप बी के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये चीज आती है कि ग्रुप बी कौन से स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल, कौन से स्टूडेंट इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, मतलब कौन इस ग्रुप बी के फॉर्म को भरने के लिए या एंट्रेंस में बैठने के लिए एलिजिबल होगा। तो पहली चीज तो ये कि ये ग्रुप बी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना चाहते हैं या जिनके पास 12th में एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट रहा। वही बच्चे हैं जो ग्रुप बी का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहां पर ग्रुप ए में जैसे हमने डिस्कवर किया है, ग्रुप ए में हमने जो बात की थी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने चाहते थे। तो बेसिकली तो ग्रुप बी जो हमारा है इसमें भी हमारा सिलेबस अगर हम डिसाइड करें तो इसमें भी हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इसमें भी रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हमारा इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें एक चौथी चीज इंक्लूड जो हमारी हो गई है वो हमारा एग्रीकल्चर। एज आई सेड बिफोर कि इस एंट्रेंस एग्जाम को, मतलब ग्रुप बी के एंट्रेंस एग्जाम को वही बच्चे फिल करें जिनके पास 12th में एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट के तौर पे रहा हो या एग्रीकल्चर साइंस एज अ सब्जेक्ट के तौर पर हमारे पास रहा हो। तो आइए बिना देर करते हुए इस चीज को भी हम समझ लेते हैं कि कौन से टॉपिक हमारे एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर साइंस का जो हमारा है उसके लिए कौन से हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसका पहला एग्रीकल्चर के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सॉइल। दूसरा अगर हम बात करें तो इरिगेशन, सिंचाई। तीसरा अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे लिए फार्म क्रॉप्स, कौन कौन सी फसलें किस सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है हमारे यहाँ। इसके अलावा गार्डनिंग, प्लांटेशन जिसे हम बोल सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, कल्टीवेशन,
ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड होने वाले हैं, जो पिछले कुछ एग्जाम्स में अगर हम देखें जिनका रेशो थोड़ा ज्यादा रहा है। तो ग्रुप बी के जो बच्चे ग्रुप बी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो ग्रुप ए की जो पिछली वीडियो हमारी जो है उसमें पूरी डिटेल में ये चीज बताई गई है कि कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो ग्रुप बी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर के अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी टॉपिक हम तैयार करें या कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ये टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं फॉर ग्रुप बी इन एग्रीकल्चर पोर्शन। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं हम ग्रुप सी के सिलेबस को। और सबसे पहले वही चीज कि ग्रुप सी किस बच्चों के लिए, किस स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है, या कौन से बच्चे इसका फॉर्म, एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज को हमें जानना जरूरी है कि जीकप जो हमारा सी ग्रुप सी हमारा है, उसको हमें सबसे पहले ये जाननी जरूरी है कि कौन से बच्चे, हालांकि अगर ग्रुप सी के लेवल पर बनना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो बना है ये उन बच्चों के लिए ज्यादा है जो टेक्सटाइल, फैशन डिजाइनिंग, ऐसे कोर्सेज के लिए ज्यादा प्रिपेयर हो रही है। इन एग्जाम के सिलेबस में भी अगर देखें तो वही रेशो इस एग्जाम के सिलेबस में भी रहेगा। जनरल इसमें थोड़ी सी चीजें, हमारा मेन सेक्शन जो है इसमें हमारा थोड़ी सी चीजें जो है वो हमारी बदल जाएंगी अगर आप ग्रुप सी के लिए कर रहे हैं। इसमें पहली चीज जनरल हिंदी, जी हाँ, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। जी हाँ, कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों ने 10th और 12th में काफी किए हैं। तो इन हिंदी और इंग्लिश, जनरल सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश से रिलेटेड इसमें हमारे क्वेश्चंस आते हैं और आते हैं। इसमें वर्बल एबिलिटी भी आपकी चेक की जाएगी। आई रिपीटेड, इसमें आपकी वर्बल एबिलिटी भी चेक की जाएगी। इसमें जो सेकंड जो हमारा कोर्स कवर होगा वो होगा आपका रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस मीन्स रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, जिसके लिए आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। रीजनिंग के लिए अगर बात करें तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो लॉजिकल, एनालिटिकल, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग के रहेंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर नहीं किए हैं तो अभी भी वक्त है, प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि बेहतर से बेहतर। और तीसरा इसका जो मेन टॉपिक ग्रुप सी का जो कवर हो रहा है वो हमारा जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। जी हाँ, जीके एक बेहतरीन, या ये कह सकते हैं हम कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा
जिसके लिए आप तैयार रहिए। और तो ये जो बात हमने की, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के सिलेबस की हमने बात की। जैसे ग्रुप बी में हमने बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ एग्रीकल्चर साइंस का भी कुछ हिस्सा रहेगा। और ग्रुप सी के लिए जो हमने बात की, तो ये हमारी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, जिसमें हम वर्बल एबिलिटी आपकी चेक होगी। रीजनिंग और इंटेलिजेंस में, तो रीजनिंग के लिए आप लॉजिकल, एनालिटिकल, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक तैयार कर लीजिए। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए जीके, जिसको हम बोलते हैं, अगर नहीं की है आपने अब तक तैयार, तो आप तैयार कर दीजिए। तो कल की वीडियो हमने डिटेल में ग्रुप ए के बारे में जाना, और ग्रुप बी के बारे में हमने, और ग्रुप सी के बारे में आज जान लिया है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम नजर डालते हैं, जो चाहे ग्रुप ए के लिए हो या ग्रुप बी के लिए हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ग्रुप ए के हो चाहे या ग्रुप बी के हो, दोनों के लिए ही आई रिपीट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसको आप, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं कि वही क्वेश्चंस आएंगे। जरूरी ये है कि आपको पैटर्न या कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ चुका है, कितना आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि उस पर बेस्ड ही क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम उन क्वेश्चंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो निगाह डाल देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो हमारे सभी ग्रुप ए के हों या ग्रुप बी के हों, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पर अगर निगाह डालें आप, तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मीन ऑफ range, mode and median of given data, और डाटा आपके पास है 5, 10, 3, 6, 4, 8, 9, 13, 8, 9, 3, 15, 2, 9, 4, 2, 9, 4, 19, 11 और 4। इस डाटा का व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द मीन ऑफ, मीन किसका पूछा है, रेंज, मोड और मीडियन। मींस पहले आप रेंज निकालिए इस डाटा की, फिर इस डाटा का मोड निकालिए, और फिर इस डाटा का आप मीडियन निकालिए। उसके बाद में इन तीनों का, रेंज का, मोड का और मीडियन का, इन तीनों का आपको मीन कैलकुलेट करके लाना है कि इनका मीन क्या होगा। तो ठीक है, देखें सबसे पहले रेंज। तो जैसे अगर रेंज की हम बात करें, तो रेंज का हमारा जो फार्मूला होता है वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो हम इसमें देख पा रहे हैं वो हमारे पास है 19, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, तो जिस पूरे डाटा में हम जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हैं वो है हमारा 2, यानी इस पूरे डाटा का जो रेंज हुआ वो हमारा हो गया 17। अब इसी डाटा का हम मोड कैलकुलेट किए लेते हैं। मोड की तरफ अगर हम ध्यान डालें, तो मोड का मतलब हिंदी में बहुलक, और वैसे अगर हम मोड का अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें, तो मोड यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जिसकी बारंबारता, जिसकी आवृत्ति, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो।
तो अगर इस पूरे डाटा की ओर अगर हम निगाह डालें तो इस पूरे डाटा में जो हमारे पास मौजूद है उसमें सबसे ज्यादा बार आया हुआ नंबर कौन सा है। तो अगर इस डाटा की तरफ हम देखें तो इस डाटा में सबसे अधिक बार जो आया हुआ नंबर है वो हमारा है 4। वंस पहली बार, दूसरी बार और 3 टाइम्स। तो मोड जो हमारा है वो इसलिए हमारा क्या बनेगा 4, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम 3 बार आया है। अब थर्ड चीज हमारी बचती है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम जो काम करेंगे फॉर मीडियन, सबसे पहले हम डाटा को असेंडिंग आरोही या डिसेंडिंग या अवरोही क्रम में हम इसको लिखेंगे पहले। तो ठीक अगर हम देखें तो अब जो डाटा हमारा रहेगा तो सबसे छोटी वैल्यू 2, फिर 3 और 3 है हमारा 2 बार, तो 3, 4 हमारा 3 बार तो 4, फिर हमारा आता है 5 जो कि एक ही बार है, फिर उसके बाद आता है 6 वो भी हमारा एक बार है, 8 हमारे पास है तो सॉरी 7 हमारे पास है नहीं तो 8, फिर आता है 9, फिर 10, उसके बाद में हमारे पास जो डाटा है 11 और उसके बाद में हमारा 15 और लास्ट में हमारे डाटा में आ जाता है 19। तो कैलकुलेट कर लीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो रहा है तो हो सकता है बाय मिस्टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर मेरे पास डाटा 15 हो रहा है, यानी कोई जो डाटा मिसिंग हो गया है ऐसा लगता है। कौन सा डाटा मिसिंग हुआ है ये देखना होगा। 2 3 तो 9 है, 11 भी है, 10 भी है, कौन सा डाटा हमारे पास मिसिंग है इस चीज को हम ध्यान देते हैं। हाँ तो देखें तो यहाँ पर 9 हमारा 2 बार था और हमने यहाँ पर 9 को सिर्फ एक बार ही लिखा था। तो इस तरह की मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो जल्दबाजी इसलिए बिल्कुल ना करें। मुझसे हो गई, मैंने यहाँ देख लिया, आप भी इस चीज को सवाल करने से पहले इस चीज को देख लें, क्योंकि गलतियां करना हमारा काम है, हम इंसान हैं और गलतियों को सुधारना भी हमारा काम है। तो चलिए अब अगर देखें तो हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो हमारी हो गई 15, n इज इक्वल टू 15, जो कि एक ऑब्जर्वेशन हमारा कैसा है ऑड है, विषम है, यानी मीडियन का अब जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो ऑड जब ऑब्जर्वेशन होती है उसका फार्मूला यानी n+1/2 th टर्म, n का मान आपके पास 15 + 1/2 यानी 15 और 16, 16/2 यानी 2/16 यानी 8वां टर्म। तो इस डाटा का जो 8वां टर्म होगा हमारा वो मीडियन बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इस डाटा का जो मीडियन है वो हमारा कितना हो गया 6। अब सवाल में हमसे क्या पूछा था उस चीज पर भी थोड़ा हम ध्यान दे देते हैं। सवाल में हमसे रेंज, मोड और मीडियन का मीन पूछा है। तो मीन का फार्मूला सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन में अगर हम आए तो हमारे पास 3 ही ऑब्जर्वेशन है, रेंज, मोड और मीडियन। तो रेंज हमारी 17 प्लस मोड हमारा 4 प्लस मीडियन हमारी 6 और टोटल ऑब्जर्वेशन का ये सम हो गया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 3।
तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 17 और 4 21 और 6 यानी 27/3 यानी इसका हमारे पास जो मीन आएगा वो आएगा हमारा 9। तो इस तरह से सवाल आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें रेंज और मोड निकालने में आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मीडियन के लिए काफी हद तक थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो आपसे पूछा था कि व्हाट इज द मीन, मीन क्या होगा इस डाटा के रेंज मोड और मीडियन का, वो आपको मिल गया। तो इस तरह से इस सवाल को आप कर सकते हैं और इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में भी आते हुए मिल जाएंगे। तो अब इसी तरह हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा है कि इफ वी ऐड टू इरेशनल नंबर, कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को जोड़ें तब द रिजल्टिंग नंबर इज, तो जो हमारा रिजल्टिंग नंबर आएगा, अगर हमने दो इरेशनल नंबर को जोड़ा तब जो हमारा रिजल्टिंग नंबर, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो हमारा क्या होगा। तो पहला ऑप्शन इज ऑलवेज अ रेशनल, वो हमेशा एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या आएगी। इज ऑलवेज एन इरेशनल, हमेशा वो एक इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या आएगी। मे बी ए रेशनल और एन इरेशनल, हो सकता है कि वो रेशनल हो, परिमेय संख्या हो, और ये भी हो सकता है कि वो इरेशनल हो, अपरिमेय संख्या हो। और तीसरा चौथा ऑप्शन ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा एक पूर्णांक के तौर पर आएगा। तो अब इस चीज को बड़े क्लियर कट तरीके से अगर हम समझें तो इरेशनल नंबर हमने क्लास 10th में पढ़े हैं कि अंडर रूट, जिनका अंडर रूट आप पूरी तरह कंप्लीटली नहीं कैलकुलेट कर पाते, परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं बन पाते, उनको आप इरेशनल नंबर के तौर पे लिख सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे दो इरेशनल नंबर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 दिया, अब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इनको जोड़ें अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, तो ये एज इट इज ही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ना तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 के पदों में लिखा जा सकता है, ना अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 के पदों में लिखा जा सकता है। यानी अगर दो अंडर रूट यानी दो इरेशनल नंबरों को अगर हम जोड़ते भी हैं तो तब भी हमारा एक इरेशनल नंबर ही बना रहता है। यानी इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा कि अगर दो इरेशनल नंबर या दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा तब वह एक जो रिजल्ट नंबर होगा, जो आपको नंबर मिलेगा, वो एक आपका इरेशनल नंबर ही होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 0 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का मान क्या होगा, tan 0, tan 1, tan 2, tan 30, tan 60, tan 88, tan 89, इनकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अब अगर इस क्वेश्चन की तरफ हम निगाह डालें तो इसमें यानी tan 1, tan 2, tan 30 इनके बीच की वैल्यू, tan 30 से 60 के बीच की वैल्यू, tan 80 से 89 तक की वैल्यू, ये सारी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करके लगानी है, इसमें फिर हम उनकी गुणा कराएंगे, फिर उसका आंसर क्या आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज आपकी थोड़ी सी खलल डालेगी आपके दिमाग में कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। एक्चुअली इसका आंसर स्टार्टिंग में ही इसका मौजूद है, tan 0 डिग्री। tan 0 का जो वैल्यू होता है वो हम अच्छे से जानते हैं कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और 0 की अगर आप किसी से भी गुणा कराएंगे तो उसका आंसर क्या रहेगा, 0।
यानी इस पूरे वैल्यू का मान, इस पूरे एक्सप्रेशन का मान हमारा क्या आएगा, 0। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अच्छे तरीके से मिलने वाले हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। तो इन सबके लिए आप तैयार रहें और कोशिश ये करें कि आपसे मिस्टेक, इसमें गलती ना हो। चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 1.14 expressed as a percent of 1.9 is कि 1.14 को 1.9 के मुताबिक कितना परसेंट में हम लिख सकते हैं, या 1.14 1.9 का कितना परसेंट होगा। तो 1.14 1.9 into 100%। ये बेसिक रूल है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके 100 में से 60 नंबर आते हैं या 100 में से आपके 75 नंबर आते हैं और कहा जाए कि कितने परसेंट मार्क्स आपके आए, तो जो टोटल जो आपके ऑप्टेन मार्क्स हैं जो आपने कैलकुलेट किए हैं वो मार्क्स आप ऊपर रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में आप टोटल मार्क्स रखेंगे और इनटू आपका 100% कोई भी चीज होती है। तो जैसे अगर इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो ये हमारा एक 10 और यहाँ पर हमारा एक 100 से 100 आपका कैंसिल आउट, बचा आपके पास 114 अपॉन 19 into 10। 19 6 114 और 6 10 यानी ये आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 60%। तो 1.14 को 1.9 के अकॉर्डिंग परसेंट में लिखने पर यानी 1.9 का 60% होगा, 60% होगा। तो ये हमारा बेहतरीन एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन हाँ एक अच्छा क्वेश्चन था जिससे कि हम इसे कैलकुलेट कर सकते, आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम नजर डालते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता था कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹75। तो इस वक्त जो आर्टिकल की कॉस्ट है वो 75 ₹75। कहता है कॉस्ट वाज इंक्रीज बाय 20%। कॉस्ट को इंक्रीज किया गया 20% इजाफा किया गया इसके कॉस्ट प्राइस में, जो भी हमारा आर्टिकल था। तो कॉस्ट प्राइस की ₹75 हमारी है। अब कॉस्ट को 20% बढ़ाया गया तो न्यू जो इसकी सीपी बनेगी वो ₹75 प्लस 20% ऑफ 75, 20% इसका बढ़ाया गया। अब अगर 75 का 20% अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं अलग से, वैसे तो इसके निकालने की कोई जरूरत है नहीं, सीधा इसका 15 रुपए इसका 20% बन जाता है। तो न्यू सीपी जो इसकी थी यानी 75 प्लस 15 यानी ₹90 जो है इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, यानी 75 से बढ़कर ये हमारा 90 पहुंच गया। नाउ इट वाज रिड्यूस, अब कहता है इसको रिड्यूस कर दिया गया, ये कम हो जाती है 20%। अब अगर 90 का 20% आप निकालेंगे तो वो भी हम निकाल के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20/100 into 90, 10 से 10 यहाँ पर एक कम हो जाएगा, 10 से 10 यहाँ कम हो जाएगा, यानी 2 9 18। और अगर वैसे भी हम देखें तो इसका 18 ही होना है। तो
अब दोबारा इसकी जो नई सीपी जो हमारी बनकर तैयार हो जाएगी तो 90 और -18, क्योंकि इस बार 20% कम हुई है, तो 90 में से 18 यानी आपका नया जो कॉस्ट इस आर्टिकल की बनेगी वो हमारी कितनी बनेगी 72, यानी 72 रुपए। पहले वो जो चीज आपके पास मौजूद थी वो 75 रुपए की थी, फिर वो आपकी बढ़ती है 20%, फिर वो आपकी घटती है 20%, और लास्ट में फाइनल कॉल जो आती है वो आपकी आ जाती है कितनी 72 रुपए, उसकी फाइनल कॉस्ट आ गई। ठीक, अगले सवाल की तरफ अगर हम देखें तो सवाल क्या था, 30% ऑफ द नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 91, किसी नंबर के 30% को जब 91 में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, गिव द नंबर इटसेल्फ, तो लौट के वही नंबर आ जाता है। फाइंड द नंबर, वो नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले उस नंबर को हम x मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है अगर इसी नंबर के 30% को 91 में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 91 91 माइनस 30% ऑफ x, तो हमें क्या मिलता है, गिव द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर लौट के आ जाता है जो हमारे पास जो हमने सब्ट्रैक्ट इसमें से किया। तो 91 माइनस 30 अपॉन 100 x इज इक्वल टू x। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 91 इज इक्वल टू x प्लस इस वैल्यू को आप इधर लेके आएंगे तो 3 अपॉन 10x। इसको जब एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस 3x, यानी ये हमारी वैल्यू को आप लिख सकते हैं 13x अपॉन 10 इज इक्वल टू 91। एक क्रॉस मल्टीप्लाई में जब आपके पास वैल्यू जाएगी तो 91 इंटू 10 अपॉन 31, 37 का 91, यानी नंबर आपका हो गया 10 7 का 70। यानी अगर 70 के 30% को 91 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो लौट कर हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी था और इसको आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। इसी तरह अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा 1/3 और 1/4 ऑफ द नंबर इज 50। किसी नंबर के 1/4 का 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के 1/4 का 1/3 हमारा कितना है 15। तो सबसे पहले लेट द नंबर, अब इस नंबर का पहले 1/4, तो 1/4 हो गया ये हमारा। अब इसी का 1/3 कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 15। तो यानी ये 1 1 यानी x अपॉन 3 4 12 इज इक्वल टू 15 और 15 इंटू 12 यानी ये हमारे पास आ गया 180। ये तो हमारे पास नंबर है। हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज 3/10 ऑफ दैट नंबर, 3/10 ऑफ दैट नंबर। नंबर हमारे पास क्या आया 180, यानी 18 3 54, यानी उस नंबर का 3/10 हमारा कितना होगा 54। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपको मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करेंगे, जो कि आपको हेल्पफुल भी ये हमारे रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे कि दिक्कतें आपको एग्ज़ाम टाइम पर ना आए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम निगाह डालें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अगर a माइनस बी 3 के इक्वल हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 के इक्वल हो तब a b की वैल्यू क्या होगी। a माइनस बी हमारा 3 के इक्वल है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 29 के इक्वल है,
तब ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको अटेम्प्ट करने के लिए ये आपके दिमाग में आ सकता है कि ये तो ये दे दिया, ये तो ये दे दिया, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल या हम फार्मूला ही कहेंगे, उसका हम इस्तेमाल करेंगे कि 2ab की जगह पर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर पुट करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर हम देखें जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चलिए ये तो एज इट इज, अब इस a माइनस b का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हमारा बचेगा माइनस का 2ab, ये हमारा बचेगा माइनस का 2ab। अगर ब्रैकेट का रूल अगर फॉलो करें, ब्रैकेट से पहले देखें माइनस है तो यानी अंदर के साइन आप चेंज करोगे और माइनस माइनस आपके पास हो जाना है क्या, प्लस का 2ab, यानी b स्क्वायर से b स्क्वायर और a स्क्वायर से a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इस तरह हमने 2ab की जगह पर इस वैल्यू को रखा। तो इन जैसे सवालों में थोड़ी सी ये चीज हमारे पास रहेगी कि हमको थोड़ा बहुत अलग तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 29 दी गई है और a माइनस b की वैल्यू हमारे पास 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो 29 माइनस 9 यानी ये हमारे पास हो गया 20 और यहाँ हमारे पास चल रहा था 2ab। हमको वैल्यू ab की चाहिए यानी 2 आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई में है यानी आप इसको डिवाइड में पहुंचाएंगे यानी ab की वैल्यू आपको मिल गई 10। तो ये थे हमारे ab की वैल्यू निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तकनीक। वैसे अगर हम इसको निकालने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम इसको वैसे नहीं निकाल सकते, हम इसको वैसे भी निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे देखें, अगर यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि a माइनस बी फॉर एग्जाम्पल हमें पास दिया है, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ओपन करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी। हालांकि हमने वैल्यू वही है, अगर देखा जाए तो अब भी चीज वही है, हम इस 2ab को इधर उठा के ले गए हैं और a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम यहाँ ले आए हैं। अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 29 और माइनस का 2ab, ये हो गया आपका 29 और ये आपका 2ab को आप इधर ले आएंगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा 29 माइनस 9 यानी ये आपका अब भी 2 और 10 यानी ab इज इक्वल टू 10, ये आपकी वैल्यू अब भी आ जाएगी। तो ये अब आपके ऊपर रह जाता है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करना चाहते हैं, इस तरह डायरेक्ट या अगर इस तरह याद रखना चाह सकते हैं तो आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आज के हमारे एमसीक्यू जो बेस्ड थे हमारे एमसीक्यू क्या है जो हमारे बेस्ड थे कुछ अच्छे टॉपिक्स पर, और ये चाहे ग्रुप ए के लिए हो चाहे ग्रुप बी के लिए हो, ये दोनों ही ग्रुप्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए हम आज इतना ही रखते हैं और उम्मीद ये है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी एक आपके लिए एक अच्छी चीज ये है कि एक बेहतर प्रिपरेशन के लिए एक लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं जिससे आप एक अच्छे तरीके से और तैयारी कर सकें, और एक अटैच हम डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं इसके साथ में जिससे कि आप उसे डाउनलोड कर सकें और अटैच कर रहे हैं जिससे कि आप उसे डाउनलोड कर सकें और पीडीएफ से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो सके आप मेरे पर्सनल डीएम कर सकते हैं, आपको तुरंत उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द आपको उस क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक शेयर इस वीडियो को करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इस चैनल को और आगे तक शेयर करें। तो कल फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, एग्जाम क्रैक करते रहिए और उसके लिए आप अपना एक एक फुट स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ाते रहिए।
तो जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि बेहतर कल के लिए आज अगर आपको अपनी नींद त्यागनी भी पड़ रही है, अगर आपको अपना सुकून आज का खोना भी पड़ रहा है तो खो लीजिए, लेकिन कल एक बेहतर सुनहरा बनाने के लिए आपको जगना पड़ेगा और मेहनत करते रहिए। और मेहनत करते करते आप एक अच्छे और एक बेहतर इंसान बनने की ओर कदम जरूर बढ़ाइएगा। तो इसी नोट के साथ आपको चले चले और छोड़े जाते हैं और कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप ठीक रहेंगे, बेहतर रहेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। कल एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। बाय बाय।